अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की निर्णायक जीत के वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की भविष्य की राह तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसके असर को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। उम्मीद के मुताबिक ही फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने गत सप्ताह फेडरल बैंक की दरों में 25 आधार अंकों की कमी करने का निर्णय लिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने सितंबर में 50 आधार अंकों की कटौती के साथ दरें कम करनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2022 में तकरीबन 2 अंकों में बहुत गई मुद्रास्फीति की दर से निपटने के क्रम में फेड ने नीतिगत ब्याज दर को दशकों के सबसे ऊंची स्तर पर पहुंचा दिया था। हालांकि हाल ही में महीने में मुद्रास्फीति की दर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन ये मध्यम अवधि के 2% के लक्ष्य में ऊपर है। बहरहाल फेड ने इस उम्मीद में नीतिगत ब्याज दरों में कमी करनी शुरू कर दी कि मुद्रास्फीति बहुत जल्दी लक्ष्य के साथ सुसंगत हो जाएगी। एफओएमसी की सितंबर की बैठक के बाद जो अनुमान जारी किए गए उनके मुताबिक केंद्रीय बैंक से उम्मीद की गई थी कि वो दिसंबर की बैठक भी नीतिगत दरों में कटौती करेगा और इसके बाद 2025 में भी 1% की कटौती की जाएगी। दरों में किस हद तक कटौती की जाएगी ये हमेशा बहस का विषय रहता है। कुछ अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि महामारी के बाद तटस्थ दर में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है और ट्रंप की जीत के बाद नए सिरे से संदेह उत्पन्न हुए हैं। कुछ बाजार प्रतिभागियों का मानना है कि फेड शायद दिसंबर से दरों में कटौती ना करे। ये बात ध्यान देने लायक है कि जहां फेड ने मध्य सितंबर के बाद से नीतिगत ब्याज दरों में 75 आधार के अंकों की कमी की है, वही 10 वर्ष के अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल इसी अवधि में 70 आधार अंक तक बढ़ा है। बाजार आमतौर पर इस तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ट्रंप की जीत के बाद जब शेयर कीमतें बड़ी बांड दबाव में थे, इससे पता चलता है कि उनकी नीतियां बाजार को किस तरह प्रभावित करेगी। अन्य चीज़ों के अलावा इनका इरादा टैरिफ में तीव्र इजाफा करने का भी है, खासतौर पर चीन से आने वाली वस्तुओं पर। ये करों में भी कमी करेंगी। उच्च टैरिफ आय पर कटौती के से अमेरिकी कंपनियों को लाभ होगा, लेकिन इससे मुद्रास्फीति और बजट घाटा दोनों बढ़ेंगे। इससे पता चलता है कि डेट और इक्विटी बाजार की स्थितियाँ कितनी अलग है। ये भी देखना होगा कि फेड राजकोषीय नीति और मुद्रास्फीति संबंधी नतीजे को प्रभावित करने वाले कारकों में होने वाले बदलाव के साथ अपने आप को किस तरह बदलता है। गत सप्ताह के बैठक के बाद फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने दलील दी थी कि राजकोषीय नीति के बदलाव में समय लगता है और उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत होती है। इससे संकेत मिलता है कि फेड शायद तत्काल संभावित बदलावों को ध्यान में रखकर कदम ना उठाए। हालांकि फेड शायद अभी प्रतीक्षा करना चाहे, लेकिन वित्तीय बाजारों ने समायोजन आरंभ कर दिया है। इसका असर ऋण बाजार में नजर आ रहा है। चाहे जो हो, ये कहना उचित होगा कि दीर्घावधि में वांछित दर अनुमानों से अधिक होगी। अमेरिकी बजट घाटा भी बढ़ा है। कांग्रेस बजट कार्यालय के एक अनुमान के मुताबिक अगले 30 सालों में ये घाटा सकल घरेलू उत्पाद के औसतन 6.7% तक रहेगा। ये विगत 50 वर्ष की औसत से 3% अधिक है। इसमें और इजाफा होने से वैश्विक वित्तीय हालात मुश्किल होंगे। उच्च मुद्रास्फीति और अपेक्षाकृत उच्च नीतिगत दरों के साथ मुद्रा की लागत बढ़ेगी। चूँकि अमेरिकी ट्रेजरी को दुनिया का सबसे सुरक्षित वित्तीय उपाय माना जाता है, इसलिए दुनिया भर का धन अमेरिका जाएगा। इससे डॉलर मजबूत होगा। इससे भारत समेत शेष विश्व में मौद्रिक अस्थिरता आएगी। फिलहाल जो हालात हैं उनके मुताबिक तो भारत अल्पावधि की अस्थिरता से निपट सकता है, लेकिन अमेरिका और वैश्विक वित्तीय बाजारों में ढांचागत बदलाव के कारण हमें भी नीतिगत समायोजन करना पड़ सकता है। नीति निर्माताओं को इसके लिए सचेत रहना होगा। ट्रंप की जीत का भारत पर होगा क्या असर? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला है और सैन्य रूप से सबसे ताकतवर देश है। ये कई अंतर्राष्ट्रीय सामरिक गठबंधनों, आर्थिक व वित्तीय प्रणालियों और दुनिया की कई महत्वपूर्ण संस्थानों का केंद्र है। इस बार अमेरिकी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, जिससे ये तय होगा कि देश का शासन कैसे चलेगा। इस चुनाव का पश्चिम एशिया में जारी जंग और यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के बाद की व्यवस्था पर भी बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ सकता है।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कच्चे तेल की कीमतें, रक्षा तकनीकी और फार्मा पर अच्छा खास असर दिखेगा। अमेरिका में चीन से आयात कम होने की स्थिति में भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। ट्रंप प्रवासन नीति को कठोर बनाना चाहते हैं। इसका असर ये हो सकता है कि H-1B वीज़ा को मंजूरी दिए जाने के मामले में गिरावट आ सकती है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में H-1B वीज़ा के मामले में गिरावट देखी गई थी। ट्रंप का फोकस जीवाश्म ईंधन पर है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कच्चे तेल की कीमती में कमी आ सकती है। भारत की आयात ज़रूरतों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। चीन को लेकर बात की जाए तो अमेरिका के पिछले तीनों राष्ट्रपति ओबामा, ट्रंप और बाइडेन का रुख चीन के मामले में भारत से सहयोग का रहा। ऐसे में ट्रंप के लौटने पर चीन के मामले में भारत के लिए अमेरिका का सहयोग का रह सकता है। अर्थव्यवस्था के मामले में ट्रंप अलगाववादी और सुरक्षावादी रवैया रखते हैं। चूँकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि हथियार, खुफिया सहयोग, तकनीक और रक्षा हार्डवेयर के सहयोग में अमेरिका का ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। विज्ञान से शांति कैसे? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और विकास भी है। शांति और विकास के कामों के विज्ञान की भूमिका में के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। अगर विज्ञान का उचित प्रयोग किया जाए तो ये प्राणी जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है और अनुचित प्रयोग अभिशाप भी बन जाता है। संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति और अन्य बहुत सी वस्तुएं जीवन आरामदायक बनाती हैं, लेकिन इससे नुकसान भी है। आधुनिक हथियारों के भयंकर परिणामों को देखते हुए सभी देशों को भारत की तरह शांति की राह पर चलते हुए सभी मसले हल करने चाहिए। जापान में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने बुरे परिणाम वहाँ के लोग अभी भी झेल रहे हैं। इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में बेशक तरक्की कर ली है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर काबू नहीं पाया जा सका है। विज्ञान को अब जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और अन्य सभी बातों को ध्यान में रखकर काम करना होगा जो प्राणी जाति के लिए हानिकारक ना हो। ट्रंप, मोदी, राहुल और चुनाव का फार्मूला 3। चुनावी जीत का फार्मूला 3 स्तंभों पर टिका है और सफल प्रचार अभियान को उन पर आधारित होना चाहिए। ट्रंप ने इस पर अमल किया। मोदी ने भी 2014 और 2019 में ऐसा किया, मगर 2024 में नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हमें क्या बताती है कि नेता ऐसा क्या करते हैं कि वो जीत जाते हैं, हारते हैं या काफ़ी जीत दर्ज कर पाते हैं या फीकी जीत दर्ज कर पाते हैं। ट्रंप इस बार जीते हैं, राहुल अक्सर हारते रहते हैं और मोदी ने इस बार जून में फीकी जीत हासिल की है। तीनों के बारे में सोचिए। ट्रंप की शानदार जीत से निकला पहला सबक है सफल अभियान के लिए 3 स्तंभों का फार्मूला। उसे राष्ट्रवाद, विजयवाद और अविश्वास का नाम देते हैं। ये कैसे काम करता है, ये जानने के लिए मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा महान बनाए की अवधारणा पर विचार कीजिए। यानी अमेरिका अभी जितना महान है उससे अधिक महान बनाने की कोशिश ही राष्ट्रवाद है, यानी उसे दोबारा महान बनाया जाएगा। उसे हालिया अतीत की उस स्थिति में लाने जब वो शीर्ष पर था की बात विजयवाद है। जंग शुरू होने से पहले ही जीत का ऐलान कर दीजिए। अगर आप दलील देंगे कि अमेरिका पहले से महान था और उसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और उसका जीडीपी जो 2008 में यूरो क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 50% था, अब उसके दोगुना हो गया है, उसके शेयरों में तेज़ी आ रही है, प्रौद्योगिकी और नवाचार में वह दुनिया का नेतृत्व करता है, तो मैं आपको बताता हूँ अविश्वास क्या है। चुनावी राष्ट्रवाद में मेरा देश तब तक ठीक से महान नहीं होता जब तक मैं उसकी बागडोर नहीं संभालता। मेरे संभालने ही ये बहुत बेहतर हो जाएगा। भारत की बात करें तो हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी 2014 और 2019 में बुरी तरह हारे। क्यों हारे और मोदी ने शानदार प्रदर्शन क्यों किया? उसके बाद अचानक क्या हुआ जो 2024 में मोदी अपनी ही नहीं बाजार और चुनाव विश्लेषकों की अपेक्षाओं से भी पिछड़ गए। 240 सीटें उनके लिए निराशाजनक था। दूसरे को चीट करने की आदि अगर अंकों के आधार पर जीते तो जीत को खराब ही माना जाएगा। ये क्यों हुआ?
हमारे द्वारा ये 3 बिंदुओं राष्ट्रवाद, विजयवाद और अविश्वास की कसौटी पर कांग्रेस और राहुल गांधी की कसना आसान होगा। 2014 में राहुल ऐसे पार्टी के लिए प्रचार अभियान के नेतृत्व कर रहे थे जो 1 दशक से सत्ता में थी, परंतु उनके प्रचार अभियान में शायद ही कभी सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान किया गया। क्या उनकी पार्टी ने 1 दशक के कार्यकाल में भारत को महान बनाया, और क्या अब वो उसे और अधिक महान बनाने का जा रहे हैं? क्या इस दशक ने भारत को सैन्य और कूटनीतिक दृष्टि से अधिक मजबूत तथा रणनीतिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित, वैश्विक रूप से अधिक प्रभावशाली बनाया? क्या कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने भारत को उस गर्त से बाहर निकला जिसमें वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उसे छोड़ा था? ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए राष्ट्रवाद और विजयवाद का मुद्दा छूट गया। उनका अभियान ज़्यादातर अमीर और गरीब, अवमानना, असमानता, भाजपा की सांप्रदायिकता और उनकी पार्टी की गरीबी, वंचित जातियों और आदिवासियों के लिए चिंता पर केंद्रित रहा। राहुल और उनके समर्थक कह सकते थे कि वो सच के करीब रहे, क्योंकि उनके पार्टी के 10 साल के शासन के बाद भी गरीबी, असमानता और अभाव की स्थिति बनी रही। वे कह सकते थे कि इन हालात में वह जीत पर आधारित अभियान कैसे खड़ा कर सकते थे। उसका जवाब हमारी 3 बिंदुओं वाली स्थापना के तीसरे हिस्से में है, जो है अविश्वास। ये राजनीति है। आप मतदाताओं से बात कर रहे हैं, या फिर कहें तो 2 तरह के मतदाताओं में है। मतदाताओं की एक किस्म ये है, ये अनिर्भर में रहते हैं और आपने तथा आपके प्रतिद्वंदी में बहुत अंतर ना कर पाते हुए सभी विकल्पों पर विचार करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण होते हैं आपके वफादार मतदाता। उन्हें इतना प्रेरित करना ज़रूरी है कि उन्हें आपकी पार्टी की जीत का यकीन हो जाए और वे बड़ी संख्या में मतदान के लिए आएँ। मतदाताओं का ध्रुवीकरण होने पर ये बातें ही तय करती है कि आपकी बड़ी चुनावी जीत मिलेगी या सफाया होगा। 2019 में किसी को भी लग सकता था कि कांग्रेस मोदी के 5 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट के साथ प्रचार में उतरेगी और दलील देगी कि उसने काफ़ी बेहतर काम किया था, और अगर भारत को ऐसे वैभव पर लाना है तो मतदाताओं को उसे ही वोट देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा चुनाव मोदी सरकार के भ्रष्टाचार ब्रैकेट चौकीदार चोर है, कुशासन, नाकाम नोटबंदी और सांप्रदायिकता के आरोपों पर लड़ा गया। पूरा प्रचार अभियान नकारात्मक था। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कांग्रेस के शासन में भारत महान था और उसे दोबारा महान बनाने के लिए वोट दिया जाए। कह सकते हैं कि पुलवामा के बाद मोदी भावनाओं के ज्वार पर सवार थे, जिसने उनकी नाकामियों को ढक दिया। लेकिन हमें यह भी पूछना होगा कि क्या कांग्रेस के अभियान में कहीं राष्ट्रवाद था? जीत की उम्मीद रहने भी दें तो क्या कोई आशावाद भी था? इससे पहले 2014 में मोदी लगभग उन्हीं विचारों की लहर पर सवार होकर जीते थे जिन्हें 2024 में ट्रंप को जीत दिलाई। भारत के सुरक्षा और सशस्त्र बल कमज़ोर थे और दुनिया उन्हें गंभीरता से नहीं लेती थी। आए दिन आतंकी हमले होते थे और भारत एक थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप अपना दूसरा गाल आगे कर देता था। ब्रिक्स में उनकी स्थिति कमज़ोर थी और मोदी भारत को दोबारा महान बनाने का वादा कर रहे थे। उसका सोने की चिड़िया वाला अतीत का वैभव वापस दिलाना चाहते थे। चीन को लाल आंखें दिखाई जाती थी और पाकिस्तान के लिए तो 56 इंच का सीना था ही। ये सारी बातें इतनी हावी थी और कांग्रेस अपनी ही विरोधाभासी में इतनी फंसी थी कि वे नया जनादेश चाहती थी, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल को याद नहीं कर रही थी। किसी ने उसे याद नहीं दिलाया कि भारत ने उससे पहले वाले दशक में 8% की जीडीपी वृद्धि हासिल की थी, या फिर उस अवधि में तमाम नए संस्थान बने थे। मोदी भला इन बातों का जिक्र क्यों करते? उन्हें तो कामयाब निकालनी थी। वो तो भारत को दोबारा महान बनाने वाले थे। तब मोदी 2024 में अपनी ही तार्किक आकांक्षाओं से पीछे क्यों रह गए? सच तो यह है कि उन्होंने अपना प्रचार अभियान बहुत अच्छी तरह से चलाया, जो उपरोक्त 3 बिंदुओं वाले फार्मूला पर आधारित था। भारत उनके कार्यकाल में कितना महान बना, या G20 बैठक के दौरान उनसे गले मिलने के लिए कतार लगाए नेताओं को देखकर जाना जा सकता था। उनके कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर था और आतंकवादी घटनाओं के क्षेत्र में बीते 5 साल 5 दशक से बेहतर रहे हैं।
अगर वो देश को और महान बनाने का वादा कर रहे हों तो लोग उन्हें वोट क्यों ना कर दें। अब बात करते हैं उनके अभियान की और उसकी 10 मुख्य वाले बातें लेते हैं। इनके से तकरीबन सभी कांग्रेस की कई बातें उनके वादों या जो कुछ कांग्रेस करने को कह रही है उन पर केंद्रित थी। मसलन मंगलसूत्र, भैंस, घुसपैठिया, पाकिस्तान से प्रेम, अल्पसंख्यकवाद, जातिवाद, वंचित जातियों के नेताओं के साथ उसका व्यवहार, वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि। गिनती और भी लंबी है। चुनाव की तैयारी के समय उसके पास कई मुद्दे थे, जैसे G20 में बढ़ावा वैश्विक कद, महिला आरक्षण, पिछड़े के लिए राम मंदिर और जाटों तथा पिछड़ों को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और कर्पूर ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देना। मगर सब कुछ भुला दिया गया। ये मोदी का नया अवतार था, जहां ये बचाव करते दिख रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात ज़्यादा नहीं कही कि कैसे उसने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत को महान बनाया है और उसे ज़्यादा महान बनाने के लिए क्या उन्हें 5 साल और नहीं मिलने चाहिए। सच ये है कि मोदी अपने विजयी अश्व को से उतारकर अखाड़े की लड़ाई में आ गए। उससे अहम राज्यों में उनकी गति भंग हुई। यह विपक्ष के आरोपों का नजरगी से जवाब देने लगे। उससे पहले ऐसे मामलों में उनका जवाब कुछ यूं होता था कि ये लोग जवाब देने के लिए लायक भी क्या है। ये केवल संदेश में बदलाव नहीं था। 2024 में मोदी उन 3 सूत्रों पर सवार नहीं थे जिन्होंने उन्हें 2 बार बहुमत दिलाया था और जो हाल ही में ट्रंप को सत्ता में वापस लाए हैं। ये केवल उसे बचाने में लगे थे जो उनके पास था। वो इसमें किसी तरह कामयाब हो पाए, लेकिन और इसलिए 2019 की 303 सीटें 2024 में सिमटकर 240 ही रह गई। चुनावी लोकतंत्र में कैसे काम होता है इसका एक तरीका अब तय हो चुका है। अन्य देशों में भी किसी न किसी तरह यही हावी है, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव, संस्कृति और पहचान की बातें आर्थिक सरोकार पर हावी हो जाती हैं। संवाद 12 नवंबर 2024 मंगलवार। अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच तेज। कुछ ई कॉमर्स कंपनियों के विक्रेताओं पर छापेमारी के बाद कथित तौर पर विदेशी निवेश नियमों की अवहेलना के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी एवं अमेजन और फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को तलब कर सकते हैं। वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने ये जानकारी दी है। इस कार्रवाई से वॉलमार्ट के निवेश वाली फ्लिपकार्ट और अमेजन पर नियमों की जांच तेज होने का संकेत मिलता है। जांच एजेंसी ने यह भी पाया था कि दोनों कंपनियों ने कुछ विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कानूनी का उल्लंघन भी किया है। इक्विटी एमएफ में रिकॉर्ड निवेश। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद म्यूचुअल फंड योजनाओं पर खूब दांव लगा रहे निवेशक। शेयर बाजार में तेज गिरावट के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड एमएफ योजनाओं में अक्टूबर महीने के दौरान शुद्ध निवेश 22% बढ़कर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर में इन योजनाओं में 41,887 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया गया। इससे पहले जून 2024 में इक्विटी एमएफ में किसी महीने में सबसे ज़्यादा 40,608 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार में गिरावट के बीच खरीदारी का अवसर देखते हुए निवेशकों ने एक बारगी इक्विटी एमएफ में निवेश किया है, जिससे इस सेगमेंट में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसीएस डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, अक्टूबर महीने के दौरान बाजार में आई गिरावट ने निवेशकों को निवेश का अच्छा अवसर प्रदान किया है। इक्विटी एमएफ सेगमेंट में लगातार 44वें महीने शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। म्यूचुअल फंड उद्योग के विकास एमपी के बाद और से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी इस दौरान 25,323 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश हुआ है, जबकि नए ऑफर यानी एनएफओ में 4,047 करोड़ रुपये का निवेश आया। कोटक एमएमसी में सेल्स, मार्केटिंग एवं डिजिटल बिजनेस के नेशनल निवेशकों के लगातार सलाह दे रहे हैं कि बाजार में उठपटक के मद्देनज़र एसआईपी और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान तथा ज़्यादा गिरावट के दिन एक मुश्त खरीद के जरिए बाजार में निवेश करना लाभकारी हो सकता है। लार्ज और फ्लैक्सी कैप फंड में कुल 8,633 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों में अक्टूबर में थोड़ा कम 8,455 करोड़ रुपये का निवेश आया। कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमतर रहने
और अमेरिकी चुनाव से पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली से अक्टूबर में शेयर बाजार में तेज गिरावट आई। निफ्टी 50 अक्टूबर में 6.2% और सेंसेक्स 5.8% गिरावट पर बंद हुआ था। मोतीलाल ओसवाल एएमसी में कार्यकारी निर्देशक और मुख्य बिजनेस अधिकारी अखिल चतुर्वेदी ने कहा, बाजार में अस्थिरता के बावजूद इक्विटी योजना में शुद्ध निवेश प्रवाह जारी रखना घरेलू निवेशकों की दृढ़ता का प्रमाण है। एमपी के मुख्य कार्याधिकारी वेंकट चलसानी ने कहा कि मौजूदा रुझान निवेशकों में बढ़ती परिपक्वता का दर्शाता है। उद्योग संगठन के अनुसार एसआईपी खातों की संख्या पहली बार अक्टूबर में 10 करोड़ के पार पहुंच गए। ऑनलाइन गेमिंग बाजार 23% बढ़ा। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए नए 28% वस्तु एवं सेवा कर के बावजूद वित्त वर्ष 2024 में भारतीय गेमिंग बाजार एक साल पहले के मुकाबले 23% बढ़ा और बीते वित्त वर्ष में इसका राजस्व 3.8 अरब डॉलर हो गया। गेमिंग पर केंद्रित वेंचर कैपिटल फर्म लुमिकाई की रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। इन ऐप खरीदारी और विज्ञापन राजस्व में वृद्धि बरकरार रहने के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त वर्ष 2029 तक ये गेमिंग बाजार 9.2 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगा। अमेजन इंडिया का मार्केटप्लेस इकाई का शुद्ध नुकसान घटा। ई कॉमर्स फर्म के भारतीय मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म अमेजन सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में परिचालन राजस्व में 14% का इजाफा दर्ज किया और ये 25,406 करोड़ रुपये रहा। बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म ट्रायल के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपना शुद्ध नुकसान भी 28% तक घटाकर 3,469 करोड़ रुपये कर लिया। वित्त वर्ष के लिए कंपनी का कुल खर्च 29,062 करोड़ रुपये रहा। अन्य प्रमुख लागत में 3,0140.6 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास और अन्य खर्च शामिल है। इसमें 3,586 करोड़ रुपये का विज्ञापन और बिक्री प्रोत्साहन खर्च और 7,488 करोड़ रुपये का परिवहन एवं वितरण खर्च शामिल है। अमेजन सेलर सर्विसेज अपना ज़्यादातर राजस्व थर्ड पार्टी विक्रेता सेवाओं, सदस्यता सेवाओं, अमेजन प्राइम सहित और मार्केटप्लेस से जुड़ी सेवाओं से हासिल करती है। कंपनी संबंधित पक्षों को मार्केटिंग सहायता सेवाएं मुहैया करती है। ऐसे रॉयल्टी राजस्व भी शामिल हैं। कंपनी की प्रतिस्पर्धी फ्लिपकार्ट इंटरनेट का राजस्व सालाना आधार पर 21% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 में 17,907.3 करोड़ रुपये रहा। टॉफलर के अनुसार फ्लिपकार्ट इंटरनेट का नुकसान 41% घटकर 2,358 करोड़ रुपये रह गया। अमेजन को क्विक कॉमर्स कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एंक में 55 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी वेदांत। धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांत अपनी समूह कंपनी और वैश्विक डिस्प्ले ग्लास विनिर्माता अवॉन्स्टेक इंक में 50 करोड़ डॉलर के निवेश की योजना बना रही है। वेदांत ने इस साल की शुरुआत में ही इस कंपनी में 98% हिस्सेदारी हासिल की थी। कंपनी ने कहा कि उसके रणनीतिक निवेश का लक्ष्य अवॉन्स्टेक के भीतर नवोन्मेष और विस्तार की बढ़ावा देना, शोध और विकास यानी R&D पर ध्यान केंद्रित करना और उन्नत डिस्प्ले ग्लास समाधान की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। हिंडाल्को का लाभ 78% बढ़ा। कॉपर और एल्युमिनियम बनाने वाली हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का सितंबर तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ 78% बढ़ गया। कंपनी की ये बढ़त जमीन की बिक्री और बेहतर परिचालन प्रदर्शन के कारण हुआ है। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कंपनी के अधिकारियों ने कॉपर और एल्युमिनियम के संयंत्र के लिए अगले 2 से 3 वर्षों में 4 से 5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना के बारे में भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने पूंजीगत व्यय योजनाओं में करीब 2 अरब डॉलर का इजाफा किया है। समीक्षाधीन तिमाही में हिंडाल्को का शुद्ध लाभ 3,909 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 78% से अधिक है। इसी अवधि के दौरान धातु विनिर्माता का राजस्व भी 7.4% बढ़कर 58,203 करोड़ रुपये रहा। हिंडाल्को के लाभ को अन्य आय में वृद्धि से दम मिला है, जो भूखंड बिक्री के कारण 2 गुना से अधिक होकर 1,075 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने बताया कि समेकित एबिटा में
49% बढ़कर 9,100 करोड़ रुपये रहा, जिसमें से भारतीय कारोबार में एबिटा एक साल पहले के मुकाबले 2 गुना होकर 5,139 करोड़ रुपये रहा। एनएमडीसी का शुद्ध लाभ 17% बढ़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 16.66% बढ़कर 1,195.63 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष को समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1,024.86 करोड़ रुपये रहा था। एनएमडीसी में सोमवार ने शेयर बाजार के दो सूचना में कहा कि उसकी कुल आमदनी सितंबर तिमाही में 22% बढ़कर 5,269.68 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,335.02 करोड़ रुपये थी। कंपनी के निर्देशक मंडल ने 2:1 अनुमान में बोनस शेयर जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अधिकृत शेयर पूंजी की 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी गई है। ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 17% बढ़ा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का लाभ 9.6% घटा। P&G होम का मुनाफा 37% बढ़ा। गॉडफ्रे फिलिप्स का लाभ 23% बढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 63% बढ़ा। श्री सीमेंट का एकीकृत लाभ 83% घटा। श्री सीमेंट का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही में 83% घट गया, जिस पर कमजोर मांग व राजस्व का असर पड़ा। तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 83% घटकर 76,44 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का परिचालन राजस्व इस अवधि में 21% घटकर 4,054.17 करोड़ रुपये रह गया। बिक्री वॉल्यूम्स घटाने की वजह से राजस्व में नरमी आई। कंपनी ने एक बयान में कहा, मानसून का लंबे समय तक टिके रहने और कीमती में नरमी के चलते मांग के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कंपनी का ध्यान ब्रांड इक्विटी बनाए रखने, उम्मीदों को प्रीमियम बनाने आदि के कंपनी को तिमाही आधार पर अपनी बिक्री कीमती बरकरार रखने में मदद मिली। ओरिएंट ग्रीन पावर का लाभ 11% घटा। ओरिएंट ग्रीन पावर का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही के एकीकृत शुद्ध लाभ 11% घटकर 66.46 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 75 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। ओरिएंट ग्रीन पावर ने सोमवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 126.13 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 124.10 करोड़ रुपये थी। उभरते बाजारों के निवेश सूचकांक में चीन फिर आगे। चीन MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में लगातार 2 महीने में से शीर्ष पर बना हुआ है। अगस्त से भारत ने उससे ये तमगा छीन लिया था, लेकिन अब चीन की स्थिति फिर से मजबूत हुई है। अक्टूबर के अंत में EM के मुख्य मानक में चीन का भरंग 24.72% पर था, जो अगस्त के अंत के 21.58% के मुकाबले अधिक है। इस दौरान भारत का भरंग 22.27% से घटकर 20.42% रह गया है। क्रम में यह बदलाव चीनी शेयर में बड़ी उछाल के बीच आया है। चीन ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आक्रामक प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है। इस बीच रिकॉर्ड विदेशी बिकवाली के साथ साथ आय को लेकर निराशा से भी भारत को लेकर उम्मीदें कुछ कम हुई है। सितंबर के निचले स्तर से शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 25% से ज़्यादा चढ़ा है, जबकि भारत का सेंसेक्स सितंबर की अपनी ऊंचाई से 8% गिरा है। अगर हम MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड IMI ECWI IMI सूचकांक की बात करें तो चीन ने इसमें भी अपना 5वां स्थान फिर से हासिल कर लिया है। अगस्त में वे फ्रांस और भारत से पीछे रहते हुए फिसलकर 7वें पायदान पर आ गया था। इस सूचकांक में अक्टूबर के अंत में चीन का भरंग 2.67% था, जो अगस्त के आखिर में 2.24% रह गया है। भारत और फ्रांस इस सूचकांक में 6ठे और 7वें पायदान पर है। MSCI EM IMI और MSCI ACWI IMI दोनों सूचकांकों में अगस्त में भारत के चीन से आगे निकलने की बड़ी घटना माना जा रहा था।
क्योंकि चीन के बाजार भारत के मुकाबले आधे से भी कम मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं। मानक ईएम पैमाने पर IMI सूचकांक में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक के शेयर होने हैं, जबकि स्टैंडर्ड इंडेक्स लार्ज कैप और मिड कैप तक सीमित है। MSCI EM IMI सूचकांक को मानक MSCI EM सूचकांक की तुलना में काफ़ी कम प्रबंधन परिसंपत्तियां यानी AUM वाले पैसिव फंड ट्रैक करती हैं। सूचकांक का AUM लगातार MSCI EM सूचकांक का AUM लगभग $500 अरब है, जबकि MSCI EM IMI की UM बहुत कम है। MSCI EM सूचकांक में चीन का भरंक भारत के 18.84% की तुलना में काफ़ी अधिक 27.38% है। दिलचस्प यह है कि अक्टूबर के अंत में ताइवान 19.05% भारांक के साथ मुख्य सूचकांक में भारत से आगे निकल गया। इस समय भारत का कुल बाजार पूंजीकरण 5.27 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि चीन का आंकड़ा 12 लाख करोड़ डॉलर का है। MSCI जैसे वैश्विक सूचकांक प्रदाता इस बाजार पूंजीकरण को ध्यान में रखते हैं जो गैर प्रवर्तकों के पास होता है और कारोबार के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है। इसके अलावा भारांक निर्धारण के समय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश की गुंजाइश पर भी विचार किया जाता है। खबरों में रहे स्टॉक UPL लिमिटेड वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान घाटा बढ़कर 443 करोड़ रुपये हुआ। पिछला बंद भाव 557, आज का बंद भाव 515, गिरावट 7.6%। रेडगेन टैबल टेक्नोलॉजीज दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 74% बढ़ा। पिछला बंद भाव 820, आज का बंद भाव 834, उछाल 1.8%। आइनॉक्स इंडिया बहामास में LNG के छोटे टर्मिनल की स्थापना के लिए ठेका मिला। पिछले बंद भाव 1184, आज का बंद भाव 1189, 0.4% बढ़ा। HFCL भारत नेट के चरण 3 के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली बोलीदाता के रूप में उभरी। 126 पिछला बंद भाव, 128 आज का बंद भाव। ग्रेफाइट इंडिया दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 76% घटा। 520 पिछला बंद भाव, 510 आज का बंद भाव। भारतीय शेयरों में खुदरा निवेशकों का हिस्सा 8% बढ़ा। पिछले 10 साल में भारतीय इक्विटी में खुदरा स्वामित्व 8% की बढ़ोतरी के साथ 24.4% पर पहुंच गया। ये जानकारी मॉर्गन स्टैनली के हालिया नोट से मिली। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ये आंकड़ा अगले कुछ वर्षों में और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी भी भारतीय परिवारों का शेयर में काफ़ी कम निवेश है। भारत में जनसांख्यिकी, नीतिगत ढांचा, निवेशक शिक्षा और सकारात्मक वास्तविक दरों से कम रहने में भारत में इक्विटी के प्रति निवेशक का रुझान और बढ़ेगा। जोनाथन एफ गार्नर, एशिया प्रमुख और उभरते बाजार रणनीतिकार की अगुवाई में मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने लिखा कि लागत के हिसाब से परिवारों की संपत्ति का सिर्फ 3% इक्विटी में लगा है। इसमें संस्थापकों की इक्विटी होल्डिंग शामिल नहीं है। ये आंकड़े बढ़कर 2 अंकों में जा सकते हैं। अगर हम पिछले दशक में संपत्ति सृजन पर नज़र डालें, हमारा अनुमान है कि भारतीय परिवारों ने 8.5 अरब डॉलर की संपदा जोड़ी, तो इसमें करीब 11% इक्विटी से हुई। संपत्ति सृजन में इक्विटी के ऐसे गैर अनुपातिक हिस्से से हमारी राय की पुष्टि होती है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की उम्मीद है कि बाजार और कंपनियों की गतिविधियां आगामी वर्षों में बढ़ेगी, लेकिन इक्विटी बाजार का रिटर्न अगले 10 साल में मध्यम रहने की संभावनाएं हैं और ये निचले 2 अंकों में रह सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इक्विटी निर्गम निम्न स्तर पर से थोड़ा ऊपर है और हमें पूंजीगत खर्च भी नज़र आ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद है कि इक्विटी निर्गम आगामी 5 साल में नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। पिछला उच्च स्तर 2009 में बाजार पूंजीकरण का 3.5% था। बैंकों और बॉन्ड बाजारों से गिरावट से कॉरपोरेट उधारी बढ़ने की और है
और पिछले साल घटकर निचले स्तर पर चली गई थी। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि आगामी 5 वर्ष में नई ऊंचाई हमारा आधार है। इसके साथ ही बाजार में नकदी और डेरिवेटिव में ट्रेडिंग गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि बाजार में की भागीदारी अगले कुछ सालों में काफ़ी आक्रामक तरीके से पोर्टफोलियो में फेरबदल कर सकते हैं। ये एक संकेत है कि तेजड़िया के बाजार परिपक्वता के लिए रफ्तार पकड़ रहा है। कॉरपोरेट आय और एफआईआई निवेश। गार्नर का मानना है कि भारतीय कंपनी जगत की आय को इमर्जिंग प्राइवेट के पैक्स साइकिल, कॉरपोरेट बैलेंस शीट में दर्ज घटने और डिस्क्रिशनरी उपभोग में ढांचागत बढ़ोतरी से सहारा मिला है। उन्होंने कहा कि आय के परिदृश्य से भारतीय इक्विटी का मूल्यांकन स्वीकार करने योग्य लगता है। उन्होंने कहा कि आय का रुझान अभी भी नॉमिनल जीडीपी से नीचे है। ऐसे में इस चक्र में और बढ़त की गुंजाइश है। अनुमान है कि अगले 4-5 साल में आय में 18-20% सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, जिससे बाजार और आगे जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक ऐसी सकारात्मक तेजी चीज़ें विदेशी निवेशकों की भारतीय इक्विटी की ओर आकर्षित करना जारी रख सकती हैं। इसके अलावा इंडेक्स का बढ़ता भार भी निवेशकों के लिए भारत के इक्विटी बाजार को आकर्षक बनाता है और इनके लिए दूर रहना मुश्किल है। इससे अहम जोखिम। मॉर्गन स्टैनली के नोट के मुताबिक लंबी अवधि में अफसरशाही, न्यायपालिका, राजस्व सेवा, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में भारत क्षमता अवरोध का सामना कर सकता है। अन्य जोखिमों में भू राजनीतिक, टेक उद्योग पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन, राज्यों के स्तर पर राजकोषीय चुनौतियां और पर्याप्त सुधारों का अभाव शामिल है। गार्नर ने कहा कि कई स्मॉल और मिड कैप शेयरों का मूल्यांकन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमें पूरे बाजार के मूल्यांकन को लेकर चिंतित नहीं है। हमारी राय है कि हम अभी आय चक्र के मध्य में हैं। अल्पावधि के लिहाज से सख्त नीतिगत माहौल वृद्धि के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, खासतौर से तब जब विश्व में नरमी देखने को मिले। वैश्विक वृद्धि में खासी नरमी या तेल की कीमती में तीव्र बढ़ोतरी से भारत की वृद्धि के साथ साथ फंडिंग प्रभावित हो सकती है। सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये में सोमवार को लगातार चौथी कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और ये 2 पैसे और टूटकर नए सर्वकालिक निचले स्तर 84.39 प्रति डॉलर अस्थायी पर बंद हुआ। विदेशी कोष की सतत निकासी और घरेलू शेयर बाजार में नरमी के रुख के कारण रुपये की धारणा प्रभावित हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि जब तक डॉलर सूचकांक में नरमी नहीं आती या विदेशी कोषों की निकासी में कमी नहीं आती, तब तक रुपया दबाव में रहेगा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 84.38 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान ये 84.37 के उच्च स्तर और 84.39 के निचले स्तर के साथ बीच रहने के बाद अंत में 2 पैसे की गिरावट के साथ 84.39 प्रति डॉलर अस्थायी पर बंद हुआ। कोई धर्म प्रदूषण फैलाने को प्रोत्साहन नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता। उसने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे पर प्रतिबंध को पूरे साल लागू करने के मुद्दे पर एक पखवाड़े के भीतर फैसला ले। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह के पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। पीठ ने रेखांकित किया कि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि कोई भी धर्म किसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता जो प्रदूषण फैलाती है। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो नागरिकों के स्वस्थ जीवन जीने के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ता है। वायु प्रदूषण से निपटने का क्या हो तरीका। पिछले 2 दशक से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आंकड़े हर वर्ष अक्टूबर में सुर्खियों में आते हैं। अखबार के पहले पन्ने पर प्रदूषित हवा की खबर होने के साथ ही टेलीविज़न पर भी इस पर मुद्दे पर चर्चा होती है। ऐसे दौरान अस्पतालों में फेफड़े और सांस संबंधी बीमारियों बढ़ने की रिपोर्ट भी आती है।
इसके अलावा अगर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों के जिक्र होता है तो भी उसमें भी दिल्ली शीर्ष पायदान पर होता है। वायु प्रदूषण के मामले में राजनीतिक दलों के नेता भी पीछे नहीं रहते और वायु प्रदूषण के संबंधित कारकों को लेकर एक दूसरे पर दोषारोप करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी का आरोप लगाते हैं। इसके लिए किसानों द्वारा पराली जलाना, वाहनों के प्रदूषित उत्सर्जन और निर्माण से जुड़े कार्यों को भी दोषी ठहराया गया है। हालांकि अपने स्तर पर राज्य सरकारों भी कई उपायों की घोषणा करती हैं, जिनमें दिवाली में पटाखे पर प्रतिबंध लगाने से लेकर सप्ताह के खास दिनों में विषम या सम संख्या वाली कारों के अनुमति देने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा अन्य निर्माण कारों को अक्सर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए रोक दिया जाता है। इनमें से किसी भी उपाय को स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता और ना ही इन्हें विशेष तौर पर लागू किया जाता है। एनसीआर के लोग खराब होती वायु गुणवत्ता और अपने परिवारों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की परवाह किए बिना पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं। वाहन यातायात और इससे होने वाले उत्सर्जन में भी ज़्यादा कमी नहीं आती है। इस तरह के हालात बनने पर एयर प्यूरीफायर की बिक्री बढ़ जाती है और जो नागरिक इन महंगे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें खराब हवा वाली सर्दी के मौसम का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि गर्मी का मौसम आने से हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ जाता है। इसके बाद फिर मानसून आ जाता है। हालांकि इन बेहतर महीनों के दौरान प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। साथ ही हवा की गुणवत्ता खतरे के स्तर से नीचे आ सकती है, लेकिन प्रदूषण बना रहता है। समस्या ये है कि भारतीय नीति निर्माताओं को एनसीआर की बिगड़ी वायु गुणवत्ता की भौगोलिक रूप से स्थानीय मौसमी घटना के रूप में देखते हैं। इसके अलावा वे इस बात का रुझान भी नहीं लेते कि इसकी गणना नहीं करते कि साल दर साल कई महीने तक नागरिक जिस गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, उसका दीर्घकालिक तौर पर स्वास्थ्य पर क्या असर होगा और इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। नीति निर्माता दीर्घकालिक समाधानों के बजाय त्वरित समाधानों पर ध्यान देते हैं। वे इस बात की अनदेखा करती हैं कि सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग, उत्सर्जन और पर्यावरण क्षरण के व्यापक मुद्दे का सिर्फ एक पहलू है, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। वायु गुणवत्ता से जुड़े वार्षिक आंकड़े दर्शाते हैं कि सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले अधिकतर लोग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वे पाकिस्तान के सिंधु नदी, गंगा घाटी के मैदानी इलाके में भी मौजूद हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी देश प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के बावजूद साथ मिलकर काम करने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति निर्माताओं को ये समझने की ज़रूरत है कि समस्या को अनदेखी करने से कम होती जीवन प्रत्याशा, बच्चों की बढ़ती बीमारी, मृत्यु दर के वृद्धि, गरीबी के लिए इलाज के अधिक ऋण लेने जैसे समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इसके अलावा उत्पादकता में भी कमी आ सकती है, जिसके आर्थिक विकास में बाधा पहुंचेगी। वायु गुणवत्ता में सुधार की रणनीति के लिहाज से 2 मोर्चे पर करने की आवश्यकता है, जिसमें उत्सर्जन कम करना और कार्बन सिंक यानी कार्बन कैप्चर तंत्र को गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना शामिल है। कार्बन सिंक उपयुक्त नाम नहीं है और अध्ययन से पता चलता है कि प्रभावी कार्बन सिंक न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निपटन करते हैं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों में भी कमी लाते हैं। इसके लिए समाधान उपलब्ध है और कोलंबिया और मैक्सिको से लेकर दक्षिण कोरिया और घाना जैसे देश भी इस लिहाज से सफल केस स्टडी साबित हो सकते हैं, जिनसे वे प्रेरणा ले सकते हैं। उत्सर्जन कम करने के लिए कई व्यावहारिक साधन उपलब्ध हैं, बशर्ते बिजली उत्पादन, विनिर्माण, निर्माण गतिविधियां और वाहनों के उत्सर्जन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति हो। इस तरह के मामले में समाधान सबको मालूम है। ये सुनिश्चित करना है कि ताप विद्युत संयंत्र उत्सर्जन कम करने के लिए पहले कदम उठा रहे हैं और फिर दीर्घावधि में इसे अक्षय ऊर्जा उत्पादन में से बदला जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी के लिए एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना अच्छा है,
चाहे वो ताप विद्युत संयंत्रों से ही क्यों ना हो, और ये स्थानीय स्तर पर डीजल जनरेटर पर निर्भर रहने से बेहतर है। आमतौर पर किसी कारखाने या किसी पॉश आवासीय क्षेत्र में अक्सर बिजली कटौती की स्थिति में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल होता है। छतों पर सौर ऊर्जा उपकरणों को लगाने में तेज़ी लाना एक और महत्वपूर्ण कदम है, खासतौर पर तब जब केंद्र सरकार प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। वाहन प्रदूषण मुख्य रूप से अपर्याप्त और ख़राब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, बिना बेहतर योजना के बनाई गई सड़कों और ख़राब शहरी योजना के कारण होती हैं। अधिकांश भारतीय शहरों में वाहनों का प्रदूषण मुख्य रूप से खराब सड़क योजना के कारण होने वाली यातायात जाम के कारण होता है। साइकिल लेन और फुटपाथ के ना होने से उत्सर्जन बढ़ता है। यातायात जाम कम करने से ट्रैफिक से होने वाला उत्सर्जन भी कम होगा। यह सुनिश्चित करना अहम है कि विनिर्माण केंद्र उत्सर्जन और प्रदूषण मानदंडों का पालन करें, न कि प्रदूषक तत्वों को हवा और पानी में छोड़ना बड़ा कदम होगा। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के कार्बन सिंक नाटकीय रूप से उत्सर्जन कम कर सकते हैं और हवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। लंबे समय से जंगल, हरे भरे क्षेत्र और जल के बड़े स्वच्छ स्रोतों जैसे प्राकृतिक कार्बन सिंक को नज़रअंदाज किया गया है। पेड़ बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन का अवशोषण कर सकते हैं और साथ ही गर्मी के दिनों में तापमान भी कम कर सकते हैं, जिसके चलते कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है। स्वच्छ जल स्रोत जैसे कि नदियाँ और झील की कार्बन अवशोषण कर सकते हैं। ऐसे में यमुना के प्रदूषण को साफ करने से भी मदद मिल सकती है। ताप विद्युत संयंत्र और अन्य ताप ऊर्जा संचालित विनिर्माण सुविधाएं कृत्रिम कार्बन सिंक बना सकती हैं, जैसे कि कार्बन कैप्चर, सिक्वेस्ट्रेशन तंत्र आदि। समस्या ये नहीं कि इसका समाधान मौजूद नहीं है। असल मुद्दा ये है कि नीति निर्माता शायद ये महसूस करते हैं कि सर्दियों के वायु प्रदूषण और भीषण गर्मी का नकारात्मक प्रभाव होता है। अब उन्हें इसका एहसास हो जाता है, तब वे शायद ही इसके लिए कुछ करते हैं। लेखक बिजनेस टुडे और बिजनेस वर्ल्ड के संपादक रह चुके हैं तथा संपादकीय सलाहकार संस्था प्रोजेक्ट व्यू संस्थापक हैं। प्रसन्नजीत दत्ता। भारत का विकास, चुनौतियां और समाधान। भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इससे हासिल करने के लिए कई चुनौतियों से गुजरना होगा। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें स्वच्छता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को अपनाना होगा। जब तक हम हर भारतीय स्वच्छता को अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसके अलावा बढ़ता प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा और इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना भी आवश्यक है। वायु प्रदूषण समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना होगा। कूड़े और पराली जलाने के नियम को अवहेलना करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करना जरूरी है। धार्मिक, वैवाहिक व अन्य हर्ष प्रसंग के समारोह में असीमित आतिशबाजी पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। लकड़ी और धुआं छोड़ने वाली ईंधन का कम प्रयोग करते हुए यथासंभव अंतिम संस्कार भी विद्युत शवदाह गृह में करना चाहिए। वायुमंडल को प्रदूषित होने से रोकने के में सरकारी और उनकी एजेंसियां कतई गंभीर नहीं हैं। पराली और कूड़ा कट कर की समस्या के समाधान केवल कागजी तक सीमित है। आम आदमी को किसी तरह की कार्रवाई का भय नहीं होता, इसलिए वे प्रदूषण रोधी उपायों का पालन नहीं करते हैं। वाहनों के धुएं के साथ ही कल कारखाने से होने वाला उत्सर्जन रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सेंसेक्स 79,486, निफ्टी 24,148। 52 सप्ताह का उच्चतम और निम्नतम हाई BS 200, पेज इंडस्ट्री 48413, कॉर्पोरेज COFORGE 8080, इंडियन होटल 748, विप्रो 583, फेडरल बैंक 208, JSW होल्डिंग 16965, UTMTFS 2DGR 12304, वर्धमान होल्डिंग 5741,
Summit Sector 3622, Knowledge Marine 2052, Pix Trans 2019, Thacker and Kong 1616, SAB 1509, Car Trade 1284, Agrotech FD 1151, Hind Hardy HIND HARDY 1144, Electrotherm 1098, Magna Elect 1095, TARIL 1050, Innova Cap B 1018, ABSLIQID 1000, Krishna Diagnost 973, Ayantra V 963, Haldar Venture 939. Low BS 200, Asian Paints 2507, Astral 1708, Arati Indus 427, Ola Electric 70.5, Arman Fin 1380, Star Health 463, Prince Pipes 450, CSL Finance 306, Tata Power 432, high 437, low 428, close 431, volume 530K, PE ratio 36.8, 52 week high 495, low 251, market cap 1,37,877 crore.